नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज रीता सिंह यादव के बारे में और उनकी कविता के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। जन्म आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में, शिक्षा स्नातकोत्तर संस्कृत भाषा में। विवाह के बाद आई बराक घाटी की बहू बनकर। शिक्षा की ललक थी सो घर गृहस्थी के बाद भी तरह तरह के उलझनों के बावजूद असम विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। हिंदी भाषा से एमए डिग्री ली, फिर पीएचडी। 3 संतान की जननी रीता सिंह यादव एक सार्थक गृहवधू, सफल शिक्षिका, एक आदर्श माँ और एक प्रेरणादायिनी अंतर्मुखी नारी। अपने पति की असामयिक मृत्यु के बाद घर का बागडोर संभालना पड़ा। संतानों की शिक्षा, पारिवारिक सभी प्रकार की समस्याओं को झेलती हुई, तदुपरांत स्कूल का दायित्व भी निभाती आ रही है रीता सिंह यादव। मायूस भीतर ही भीतर कभी होती होगी, पर चेहरा में, व्यवहार में उसे शायद ही कभी प्रकट करती है। सहानुभूतिशीलता, संवेदनशीलता, विनय, नम्रता, पर दुख कातरता रीता का चारित्रिक वैशिष्ट्य है। धर्मीय प्रवृत्ति एक तो शरीर और मन को शुद्ध और स्निग्ध करती है, दूसरा हृदय को उदार करती है तथा मानविक हर सद्गुणों को विकसित करती है। सहनशीला, कर्तव्यपरायणा रीता में काव्य भावना तो है, पर घर गृहस्थी की व्यस्तता के कारण समय नहीं निकाल पाती ताकि रचनाधर्मी कुछ साहित्य प्रेमियों के पास उपहार स्वरूप आगे बढ़ाए। फिर भी कभी कभार मन बहलाने के लिए कुछ कुछ लिखती है। उन्हीं रचनाओं पर आधारित है यह आलोचना। कवि की दृष्टि, कवि की अनुभूति, कवि का विचार निरपेक्ष और सत्य पर आधारित होते हैं। वह अपने को देखता है, समाज की विसंगतियां पर टिप्पणी करता है, प्रभावशाली व्यक्ति का अनैतिक आचरण पर तर्जनी उठाने में भी संकोचता नहीं है। एक नेता वे होते हैं जिनकी बातों पर जनता यकीन करती है, जिनका आचरण से सम्मोहित होती है, जिनका त्याग निस्वार्थ प्रेम से उद्बुद्ध होती है। जन कल्याणमूलक भावना, बहुजन हिताय जीवन उत्सर्ग करना उन नेताओं का ध्येय होता है। पर इस तरह की नेता लाखों करोड़ों में एक होते हैं, इसलिए लोग उन्हें पूजते हैं, स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें अनुसरण भी करते हैं। एक दूसरी तरह के नेता होते हैं जो स्वार्थपर, भ्रष्ट, जशाकांक्षी, लोलुप आदि बहुत सारे
विशेषणों से विभूषित रहते हैं। नैतिकता का चादर ओढ़ वे जनप्रतिनिधि बन अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं। सुनिए कवि रीता ने अपने शब्दों में क्या लिखी है। नेताजी जमकर बरसे शोक सभा में, मुंह न खोले लोकसभा में, आता जब भी जनहित बिल तो बस देते हैं रोक सभा में। नेता महोदय कभी कभी तो इतना अधीर और आवेग प्रबल हो जाते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। जूता चप्पल कुर्सी देते फेंक सभा में। परिस्थिति अनुकूल नहीं हुई तो कभी कभी छल से खंजर भुकवा देते हैं और अपने चेला चमुंडों को ललकार देते हैं ताकि दंगा फसाद हो जाए। आशावादी कवि अंत में उन्हें जता देते हैं, बहुत हुआ, जनता अब जाग गई है। उन्हीं के शब्दों में सुनिए, चलो कुर्सी छोड़ो, अब बदलेंगे हालात देश की। आम आदमी को हिदायत देने वाले लोग पार्टी में जमकर पीते और खाते हैं। कवि कहती है, जमकर खाया लोग ने पकवान, लेकिन यह क्या, जूठे पत्तल को फेंक सड़क किनारे नाले में। बारिश होती, नाला जाम हो जाता, पानी घर में घुस आता, लोगों के परेशानी होती। यानी सिविक सेंस का इतना अभाव के कारण स्थिति ऐसी होती है। स्वच्छता के अभाव से दुर्गंध फैलती है, बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। कवि नारी है, नारी पर समाज का जो मनोभाव है, अनुभवी कवि उसे अपने शब्दों में उजागर करती है। पैरों की जूती कहलाती हुई औरत, घर संवारती हुई औरत, देवी कहा जाता जिन्हें, वास्तविक स्थिति उनकी कितनी बदतर है। दुनिया भर के पुरुषों का भी कुछ ऐसे ही मनोभाव है नारी जाति के प्रति। ये मनोभाव दुखजनक और पीड़ादायक है। मानव जीवन अनमोल है, फिर मिले या ना मिले क्या पता। अतः कवि परामर्श देती है, अमूल्य यह जीवन कौड़ी में मत गवाओ, अपना कर्म धर्म टटोलो तो कुछ तो जस ले लो। तुमको भी जाना है एक दिन, समस्या है, रहता है, रहेगा भी, पर हताश होने से नहीं चलेगा। चलना पड़ेगा, निरंतर बढ़ना होगा, लक्ष्य सिद्धि करना होगा, दर्द सहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। कभी कहती है, हौसला तो रखना पड़ेगा, अनवरत चलना पड़ेगा। क्या कहेंगे लोग, सब कुछ भूलकर बढ़ना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं उस पर महत्व देना नहीं। कवि रीता सिंह यादव कहती है, बिन करे कुछ भी नहीं मिलता, ध्यान से करना पड़ेगा। जाबाज तो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हैं, एक संग्राम तो संसार भी है, जीवन संग्राम ही है।
यहाँ प्रतिदिन तरह तरह की समस्याओं से लड़ना पड़ता है। जीवन पथ पर कालीन बिछी नहीं रहती, अपितु कंकड़ और कांटे बिखरे रहते हैं। उस पर चल जीवन को प्रकाश पुंज बनाना है। दुख में न मायूस होना है, न सुख में उद्वेल। रीता उदासीन भाव से चल रही है, अपने आचरण से, कर्मनिष्ठा से खुद को उजागर कर रही है। रीता के साहित्य चर्चा और अधिक हो और बराक घाटी का साहित्य समृद्ध हो, यही आशा करता हूँ।